तो वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज का वीडियो है बायो साइंस के ऊपर, यानी एनाटॉमी के बहुत ही ज़बरदस्त और फिजियोलॉजी का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, ये आपको टोटल 7-8 सालों में पूछा गया है, सभी के एक साथ कलेक्शन है और इसमें कुछ डिटेल में और जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा है, चित्र के साथ सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनका भी एग्जाम फर्स्ट ईयर का होने वाला है वो लोग जरूर देखिए इस बायो साइंस के ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन का। इसमें सभी प्रकार के गलत सही फिलअप मैचिंग ट्रू फॉल्स सभी चीज़ देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यही है कि पेल्विक्स जो होता है शरीर की सबसे बड़ी गुहिका है, मतलब बिगेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी इज पेल्विक। पेल्विक जो है बॉडी का सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा गुहिका है। तो देखिए, सबसे बड़ा गुहिका जो है पेल्विक नहीं होता है, ये बातें गलत है। तो आप लोगों को चलिए मैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो गया है कि ये जो पेल्विस है शरीर की सबसे बड़ी गुहिका नहीं होता है, ये गलत है। तो ये चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम जानते हैं। देखिए, ए पेल्विक कैविटी होता कहाँ है। तो सबसे पहले जानिए, पेल्विक कैविटी जो होता है यह मानिए कोई पुरुष हो या स्त्री हो, उसके जो जननांग होता है, यहाँ वाला भाग, यहाँ वाला, ये वाला आगे वाला जो जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, उस एरिए के आसपास के क्षेत्र को हम लोग पेल्विक क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जिसके अंतर्गत जितने भी यूरिनरी सिस्टम है, देख सकते हैं ये यूरिनरी सिस्टम है, इसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। और यूरिनरी सिस्टम में जो होता है किडनी वगैरह सब शामिल हो जाता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किडनी नहीं शामिल होता है। जो जनन तंत्र होता है जैसे शुक्राणु, पेनिस, टेस्टिस, ये सब जो होता है, और मादा में जो है ओवरी है, यूट्रस है, वैजिना है, ये सब जनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एरिया वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटी। कौन से कैविटी, पेल्विस कैविटी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं ये हमारा जो जनन तंत्र है पुरुष में, तो पुरुष में ये जो होता है, यहाँ पे जो लाल वाला 2 देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके बाद ये वाला आंत है, छोटी आंत में भोजन पचता है और फिर बाहर निकलता है। उसके बाद ये वाला देख सकते हैं टेल बोन है, पूछ, जिसको हम लोग पूछ बोलते हैं, ये वाला देख सकते हैं। उसके बाद जघन हंडी मतलब प्यूबिक बोन होता है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला प्यूबिक बोन है। और ये वाला जो पीला वाला भाग है, ये क्या है, ब्लेडर है, आपका मूत्राशय है। तो देख सकते हैं कि जो प्रोस्टेट होता है वो मूत्राशय से जुड़ा होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये जो हमारा पेनिस होता है उसके आसपास में, ये उसके जड़ में स्थित होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये वाला जो नली आया है और इसी के जड़ में नहीं यहाँ है, और यहाँ पे ये टेस्टिस है आपका, हाइड्रोसिल जिसको बोला जाता है, देख सकते हैं। और ये पेनिस है, लिंग है, और ये जो नली है मूत्र मार्ग है। चीज़ों को समझ गए। इसी प्रकार से यहाँ भी है, ये वाला भाग वैजिना है, ये वाला भाग जो है ये सर्विक्स है, और उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं अंदर खोखला, ये वाला भाग यूट्रस है, गर्भाशय जिसको बोलते हैं। और ये वाला भाग और ये वाला 2 ओवरी होता है जिसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और अंडाशय के जस्ट ऊपर ये जो देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला आप देख रहे हैं, तो ये फैलोपियन ट्यूब होता है, या इसी को हम लोग मूत्र नलिका भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस के जो 3 लेयर होता है, तो उस 3 लेयर को समझ लीजिए। देखिए एंडोमेट्रियम, यहाँ पे देखिए एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक भाग होता है, ये वाला भाग को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। मायोमेट्रियम मतलब मीडियम वाला है, मिड वाला। तो मायोमेट्रियम मतलब ये जो बीच का भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका है क्या चीज़, मायोमेट्रियम। उसके बाद आपको होता है, यहाँ पे होता है ये एक होता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे हम डिटेल में इस गर्भाशय यूट्रस के बारे में और देखेंगे भैया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दाहिने फेफड़े में 2 खंड होते हैं। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट लंग में जो है, राइट जो लंग है उस राइट लंग्स में क्या 2 खंड होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। अब कैसे गलत है, चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए आपका यहाँ पे फेफड़ा लंग्स है, तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इस जो राइट लंग है इसमें 2 लोब्स होते हैं। तो देखिए कैसे, चित्र से ही स्पष्ट है। पहला देखिए यहाँ पे ए वाला है, ए वाला, तो इससे ऊपर वाला एक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक ई है, और फिर देख सकते हैं एक यहाँ पे आपका ए है। तो मतलब कितने लोब हुआ, 3 लोब हुआ। देख सकते हैं सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब, 3 लोब होता है राइट में। जबकि आंसर में क्वेश्चन क्या कर रहा था कि राइट में 2 होता है, तो नहीं, 2 किस में होता है। तो देख सकते हैं लेफ्ट जो लंग होता है उसमें एक होता है इन्फीरियर लोब और एक होता है सुपीरियर लोब। ये मात्र 2, आपसे अगला क्वेश्चन में पूछ भी सकता है एग्जाम में कि जो लेफ्ट लंग्स होता है क्या उसमें 2 लोब्स होते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसमें 2 होता है, एक
ए वाला देख सकते हैं, एक ए वाला और एक ये नीचे वाला ए वाला, तो 2 लंग्स हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग को समझ लीजिए, समझ गए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में कितने लंग्स होते हैं, तो 2 लंग्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि शरीर का तापमान थैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए थैलेमस ग्रंथि होता है, जो होता है हमारे शरीर के जितने भी टेम्परेचर होता है वो नियंत्रित करता है, ये बातें सही है। चौथा है कि हृदय को ढकने वाली मेम्ब्रेन प्लूरा होता है। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि प्लूरा इज कवरिंग ऑफ हार्ट, क्या ये सही बात है कि जो प्लूरा है वो हृदय को ढकने का काम करता है? तो नहीं, देखिए यहाँ पे गलत आंसर है। प्लूरा जो है वो हृदय को, हार्ट को नहीं ढकता है। प्लूरा किसको ढकता है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो हार्ट है तो हार्ट को कौन ढकता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन से समझ लीजिए कि ए वाला जो ढका हुआ है, ऊपर से देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला जो है और यहाँ पे चीरा लगा है, ये क्या है, ढका हुआ है। ए वाला भाग जो है व्हाइट हल्का देख रहे हैं, ए वाला भाग ही ढका हुआ है। तो इस ढके हुए भाग को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो आपसे पूछेगा कि हार्ट को कौन ढक कर रखा है, तो पेरिकार्डियम ढक के रखा है। अब ये जो पेरिकार्डियम है ये सबसे क्या है, ऊपरी परत होता है। देख सकते हैं सबसे जो ढका हुआ है उसका सबसे ऊपरी परत क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है। तो आप लोग को ध्यान में देना होगा कि जो हार्ट है वो पेरिकार्डियम से ढका है, ना कि प्लूरा से। तो ये चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। अब देखिए उसी हार्ट को जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ए वाला है, ए वाला यहाँ पे हार्ट है, देख सकते हैं, और ए वाला जो काट से यहाँ पे लाइनिंग से हल्का देख रहे हैं, पतला पतला लाइन है, तो यही क्या है, ढका हुआ है। तो ये जो ढका हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जूम करके यहाँ पे दिखाया है कि कैसे ढका हुआ है और इसको यहाँ पे दर्शाया गया है, ए वाले को देख सकते हैं। तो ये जो हार्ट का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो उस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, जो पेरिकार्डियम होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेरिकार्डियम का भाग है। और पेरिकार्डियम भी अलग अलग फाइबरों से, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है, तो चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद जो हृदय का जो निचला स्तर, बीचला स्तर होता है, मध्य वाला, उसे मायोकार्डियम बोलते हैं। और जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसको हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी आप इसको चित्र के माध्यम से इसको जूम करके बताया गया है, समझ सकते हैं कैसे। तो देखिए ए वाला भाग है, जो ए वाला जो लाइन से देख रहे हैं, ए वाला जिसको जूम किया गया है, तो ए वाला जो भाग है, तो ए वाला भाग जो है यहाँ पे है, ए वाला, तो ए हो जाता है क्या चीज़, पेरिकार्डियम। इसके अंदर वाला जो भाग है, ए वाला भाग जो देख रहे हैं, ए हो गया मायोकार्डियम, बीच वाला भाग। और इसके सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, जो ये लाइनिंग दिखा रहा है, तो ये क्या होता है, एंडोकार्डियम। तो आपसे क्वेश्चन सिंपली पूछेगा कि हृदय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम, मध्य को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, और सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो एंडोकार्डियम। चीज़ें समझ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और इस पर हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। 5वां है कि गर्भाशय की आंतरिक स्तर मायोमेट्रियम है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज मायोमेट्रियम। क्या जो गर्भाशय का 3 लेयर होता है, गर्भाशय जब हम लोग यूट्रस पढ़े थे लॉन्ग क्वेश्चन में तो अच्छे से समझे भी थे, तो यहाँ भी समझिए कि जो गर्भाशय है, क्या उसका जो आंतरिक भाग है वो मायोमेट्रियम होता है, स्तर जो है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एक गलत होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि गर्भाशय का आंतरिक जो स्तर है वो स्तर मायोमेट्रियम है, तो आंतरिक स्तर मायोमेट्रियम नहीं है। इस चीज़ को समझिए, गलत है। अब क्या है इसका 3 स्तर, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यही आपका ये यूट्रस है, समझिए क्या है, यही आपका यूट्रस है। और ये यूट्रस है तो आप लोग देखिए ये पूरा क्या है, यूट्रस है, पूरा यूट्रस है। यूट्रस है तो इसमें वैजिना भी शामिल है, इसमें ओवरी भी शामिल है, इसमें मूत्र नलिका भी शामिल है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देख सकते हैं सबसे जो ये गर्भाशय टोटल है, ये पूरा गर्भाशय है। तो इस गर्भाशय के जो दीवार है, ए वाला जो दीवार है, ए वाला जो दीवार है, ए वाला, इस दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस दीवार को जो सबसे बाहरी होता है उसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिलअप में भी पूछ देगा कि यूट्रस के सबसे बाहरी आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, तो पेरीमेट्रियम। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जो कि ये लाइन वाला होता है, ये दीवार होता है पेरीमेट्रियम। ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्यम स्तर क्या होता है, मतलब मिडिल लेयर क्या होता है यूट्रस का। तो जो मिडिल होता है देख सकते हैं, ये बाहर वाला है, तो ये वाला बीच वाला होगा, ये वाला बीच वाला होगा, ये सब वाला बीच वाला है। तो बीच वाला मतलब मध्य, तो मध्य को हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, म से मध्य और म से मायोमेट्रियम।
ये चीज़ें है। देखिए हृदय का रहेगा तो कार्डियम हो जाएगा, मायोकार्डियम, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूट्रस है, तो यूट्रस है तो यहाँ पे ट्री लगा है यूट्रस, तो उसी प्रकार से मायोमीट्रियम, उसी प्रकार से पेरीट्रियम, वहाँ पे क्या था पेरीकार्डियम, यहाँ पे है पेरीमेट्रियम, यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या था मायोकार्डियम बिचला वाला, और यहाँ पे बिचला वाला है मायोमेट्रियम। तो ट्रिम से याद रखिएगा गर्भाशय, और कार्डियम से याद रखिएगा हार्ट का। तो ये चीज़ें हो गया। अब सबसे आंतरिक स्तर होता है जो कि गर्भाशय का ये वाला भाग होता है, और ये सबसे आंतरिक स्तर होता है गर्भाशय का, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। देख सकते हैं एंडो मतलब इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या होता है आंतरिक, पेरी मतलब होता है कि घेरा, पेरी मतलब होता है घेरा, तो उस घेरा के मतलब होता है पेरी मतलब होता है घेरा, मतलब उसके चारों बगल से, तो जो चारों बगल से भाग है उसको पेरीमेट्रियम, बीच वाले भाग को मीडियम से बना है, मध्य से बना है, तो इसको मायोमेट्रियम, और इंडोमेट्रियम मतलब इंटरनल से बना है। तो चीज़ों को समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए सब जो समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व सुनने की नर्व है। देखिए नाम से स्पष्ट ऑप्टिक, आप लोग ऑप्टिक चैप्टर पढ़े होइएगा लाइट में, तो ऑप्टिक के मतलब क्या होता है प्रकाश, तो प्रकाश क्या सुन सकते हैं कि देख सकते हैं, तो उसी प्रकार से है द हियरिंग नर्व इज ऑप्टिक नर्व, बिल्कुल गलत। नाम से यह स्पष्ट है कि जो हियरिंग नर्व है वो आपका ऑडिटोरी नर्व होता है, ऑडिटर मतलब ऑडियो, तो ऑडियो को सुन सकते हैं, जबकि ऑप्टिक मतलब प्रकाश से संबंधित है, उसको देख सकते हैं, तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। मतलब आपका हियरिंग नर्व ऑडिटोरियन नर्व होगा, ऑप्टिक नर्व नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जो है 12 क्रेनियल नर्व है जो कि हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे चलिएगा तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि वेगस नर्व जो है कौन सा नर्व है, वेगस क्रेनियल जो नर्व है वो कैमा नर्व है। तो देखिए सीरियल भी याद रखिएगा, एक सीरियल भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है तो अभी पता चलेगा आपको। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताता हूँ। जो आपका एव अल्फ्लामेंट्री है तो देख सकते हैं लिखा हुआ है स्मेल के लिए काम में आता है, तो ऑब्जेक्टिव में ही से पूछ देगा कि अल्फैक्ट्री जो है वो कैसा नर्व है, तो स्मेल का है, स्मेल का काम आता है। ऑप्टिक क्या है, तो ऑप्टिक देखने, विजन मतलब देखना, तो ये देखने वाला नर्व है, तो वही नर्व है, समझ सकते हैं। उसके बाद है ऑक्लूमोटर, तो देखिए ऑक्लूमोटर का क्या काम है कि आई मूवमेंट एंड पपली रिफ्लेक्स, मतलब जो हमारा पपली है आँख का, आँख इधर से उधर होता है वो ऑक्लूमोटर नर्व के द्वारा ही होता है। उसके बाद है ट्रोक्लियर, देखिए आई मूवमेंट में एक और है ट्रोक्लियर जो होता है वो आई मूवमेंट ही होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब दिया गया है, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद है कि ट्रिगमिनल, ट्रिगमिनल है फेस सेंसेस एंड च्यूइंग। देखिए फेस सेंसेस और च्यूइंग का काम किससे होता है, च्यूइंग मतलब चबाना किसी चीज़ को, और फेस का जो सेंसेटिव है वो आपका ट्रिगमिनल के द्वारा ही होता है, सब नर्व का नाम है। उसके बाद है एब्डुसेंस, ये भी आई मूवमेंट से ही है, एब्डुसेंस। ट्रोक्लियर भी आई मूवमेंट से ही है, और ऑक्लोमोटर भी आई मूवमेंट से ही है, तो इस चीज़ को समझिए। उसके बाद फेशियल है, फेशियल का क्या काम होता है, फेशियल का काम होता है कि फेस का मूवमेंट रखना और टेस्ट देना मतलब स्वाद। उसके बाद है वेस्टिबुलोक्लियर, वेस्टिबुलोक्लियर का मतलब होता है कि हियरिंग और बैलेंस बनाना, मतलब सुनना और उसको जो है संतुलन बनाना, किसका, वेस्टिबुलोक्लियर, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ग्लोसोफेरिजिनल, दोस्तों यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि एसोफेजल, एसोफेजल से आप लोग जानते होइएगा कि वो आहार नाल होता है भोजन वगैरह का, तो जो ग्लोसोफेरिंजल होता है ये थ्रॉट, सेंसेस और टेस्ट एंड स्वेइंग, मतलब यह सुगंध और स्वाद ये सब का जो है ग्लोसोफेरिजल जो है ये आपका ग्लोसो जो फेरिजेनल है ये आपका क्या काम करता है, तो ये आपका टेस्ट का, सेंस का और स्वेल का, सुगंध का, ये सब का काम करता है। अब वेगस जो है एक क्वेश्चन आगे पूछा गया था कि वेगस नर्व जो है वो 9वां क्रेनियल नर्व है, तो देखिए 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि वेगस नर्व क्या 9वां नर्व है, तो 9वां नर्व कौन है, ग्लोसोफेजिनल, और 10वां कौन है, वेगस, तो गलत हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में पूछा गया था। तो समझ सकते हैं देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं एसेसरी, एसेसरी का क्या काम है, तो नेक मूवमेंट। उसके बाद हाइपोग्लोसल का क्या काम है, तो मूवमेंट, सेंसेस एंड एब्डोमिनल
जो होता है कार्य वो हाइपोग्लोसस से होता है। तो ये नर्व को 2-4 बार आप दिमाग में रखिएगा तो दिमाग में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बन सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा 5 नंबर में कि विभिन्न नर्व का क्या कार्य है लिखे, तो आपको यहाँ से समझ कर लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम 7वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोवियल जोड़ गतिशील है, मतलब साइनोवियल ज्वाइंट आर फ्रीली मूवमेंट ज्वाइंट। तो देखिए ये सही है, मतलब साइनोवियल जो जोड़ है, ज्वाइंट है, क्या यह गतिशील रहता है? मूवमेंट एक मूवमेंट ज्वाइंट्स है। तो कैसे मूवमेंट ज्वाइंट्स होता है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ इसको आपको समझना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट को। क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट को समझने के लिए सबसे पहले चीज़ है कि इसको समझिए। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स है यहाँ पे, सही है। तो देखिए हमारा 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं? फाइब्रस ज्वाइंट है, जो कि आपका मस्तिष्क के रिलेटेड जितने भी आपका ज्वाइंट है वो मस्तिष्क में, फेस में, ये सब जो है फाइब्रस ज्वाइंट है, ठीक है। कार्टिलेजस, जो आपका कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट जो है वो आपका ज़्यादातर जो वर्टिब्रा भाग है, और जो आपका इंटरनल जो आपका डिस्क है, जो आपका ज़्यादातर रीढ़ के भाग में रहता है, बैकबोन में, वो आपका कार्टिजिनियस ज्वाइंट है। और एक है दोस्तों आपका क्या चीज़ था कि फाइब्रस ज्वाइंट, ये आपके फेस से लेके मस्तिष्क तक को कंट्रोल करता है ये ज्वाइंट। उसके बाद ये कार्टिलिजिनियस जो ज्वाइंट है ये आपका बैकबोन में है। उसके बाद ये जो आपका साइनोवियल ज्वाइंट है ये नीचे वाले भाग में है, मतलब आपका पैर वगैरह में जो ज्वाइंट है, जो आपका घुटना में जो ज्वाइंट है, ये आपका साइनोवियल ज्वाइंट है। और आप लोग जानते हैं कि घुटना वगैरह जो है हमेशा मूवमेंट में ही रहता है, तो ये मूवमेंट वाला ज्वाइंट है। बातें सही है। अब इसको समझने के लिए जो है हम लोग और थोड़ा इसको डीप में चलते हैं। इसको समझने के लिए कैसे डीप में चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ है कि जो फाइब्रस ज्वाइंट जो हमारा मस्तिष्क के क्षेत्र से लेके गर्दन के क्षेत्र को यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल करता है। तो ये जो है ये कनेक्ट करता है आपके फेस से लेके आपका जो भी आपका टिश्यू है गर्दन में फाइब्रस टाइप का, उस वाले ज्वाइंट को ये कनेक्ट करता है। चीज़ों को समझ गए। उसके बाद इस चीज़ में देख सकते हैं यहाँ से बैक वाला भाग को दिखाया गया है, बैकबोन को, जो आपका बहुत ही ज़बरदस्त बैकबोन होता है, जिसमें वर्टेब्रा वगैरह, थोरेटिक, ये सब होता है। तो ये आपका देख सकते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है, देख सकते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैकबोन को सही करने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं ये साइनोवियल ज्वाइंट कहाँ पे है? घुटना के आसपास में है। तो देख सकते हैं ये फ्री मूवमेंट करता है, इधर ये घूमेगा, कभी इधर घूमेगा, कभी जैसे आपका पोजीशन घुटना का रहेगा वैसे मूव करता रहता है। तो यही होता है, इसलिए साइनोवियल जो ज्वाइंट है वह क्या है? एक प्रकार से मूवमेंट ज्वाइंट है। बिल्कुल सही है, चीज़ों को समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आया है ये ऑब्जेक्टिव के लिए कि एक वयस्क व्यक्ति की किडनी का वजन 100 ग्राम होता है। तो देखिए ये बात गलत है। एक वयस्क व्यक्ति का जो किडनी का वजन होता है तो ये गलत है, ये आपका 100 ग्राम वजन नहीं होता है। अब इसका जो है किडनी का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये चीज़ के समझ लीजिए कि 100 ग्राम नहीं होता है। उसके बाद है देखिए ब्रिक जो होता है इसके 2 भाग होते हैं। ब्रिक आपका जो है वो 2 होता है किसी भी मानव के शरीर में। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। देखिए जो बाहरी भाग होता है ब्रिक जो है, ब्रिक का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भीतरी भाग को मेंडुला कहते हैं। देखिए ये जो भीतरी भाग है ये मेंडुला है, जबकि ये बाहरी भाग है, ये वाला बाहरी भाग है, इसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, फिलअप हो या कहीं भी, कि किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है। या उसी को फिलअप में भी पूछ देगा, भीतरी भाग को मेंडुला कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो देखिए आप किडनी के कुछ मुख्य कार्य हैं, अगर आपसे 5 नंबर में पूछ देगा तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा किडनी का। तो देखिए ये हमारा क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। यहाँ से इधर जो है 2 नली मूत्र का निकलता है, और जो है इससे के ऊपर एक किडनी यहाँ पे है और एक किडनी यहाँ पे है, 2 किडनी है, और यहीं से जो है अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, और ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर मूत्र नली से निकल जाता है। तो जो किडनी होता है उसका क्या क्या कार्य है? तो खून का शुद्ध करना, बिल्कुल सही बात है। अपशिष्ट उत्पादनों को निकालना, जैसे जितने भी कचरा है शरीर से वो किडनी का काम होता है कि निकालना। दूसरा है अम्ल एवं क्षार का संतुलन होना, मतलब हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक अम्ल और क्षार है उसको ये संतुलन करने का काम करता है। उसके बाद खून के दबाव पर नियंत्रण करना, अब खून कितना सही है नहीं है इसका भी एक काम करता है, प्यूरीफायर का। उसके बाद हड्डियों की मजबूती भी यहाँ से मिल सकता है। अगर किडनी ख़राब होगा तो बहुत सारा बीमारी होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया
क्वेश्चन क्या है, 9वां है वेगस नर्व जो है 9वीं क्रेनियल नर्व है। इसी क्वेश्चन को हम ऊपर में समझाए हैं कि जो वेगस इज ए 9th क्रेनियल नर्व, तो बिल्कुल गलत है। वेगस कौन सा है, तो 10वां है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 9वां कौन है, हम लोग पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए हैं कि जो आपका आहार नाल वाला है, जहाँ से टेस्ट वगैरह थ्रोट वगैरह ये सब होता है, वहाँ जो है ओसोफेजिनल जो होता है वही होता है आपका 9वां। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए अब 10वां है, एक और अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लूटियस मसल्स ऊपर की बाह में स्थित होता है। देखिए जो मसल्स वाला क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे हमारे शरीर में मसल्स का नाम है। चेस्ट का मसल्स क्या है, बाह का मसल्स का क्या नाम है, पैर के मसल्स का क्या नाम है, पेट के मसल्स का क्या नाम है, बैक के मसल्स का क्या नाम है, ओट के मसल्स का क्या नाम है, फेस के मसल्स का क्या नाम है। बहुत सारे मसल्स है और ये जो नाम है इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद करता होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे लॉन्ग में। अगर पूछेगा तो समझिएगा एग्ज़ाम बहुत ख़तरनाक लिया है। तो यही पूछता है कि जो ग्लूटियल्स मसल्स है ऊपर की बाह में स्थित होता है। तो चलिए हमने चित्र यहाँ पे रखा है, इसको समझते हैं कि सच में ये ऊपर स्थित होता है या नहीं। तो देखिए ग्लूटियल्स मसल्स, यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्लूटियल लिखा हुआ है, ग्लूटियल मेडियस, ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्लूटियल मैक्सिस। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ स्थित होता है, ये या तो पीछे होता है मतलब नीचे होता है, और ये नहीं तो आगे के भाग से नीचे होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये यहाँ पे है। तो जो ग्लूटियस होता है वो आपका नीचे स्थित होता है, जबकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि जो ग्लूटियल मसल्स है क्या ऊपरी बाह में स्थित होता है। तो नहीं, गलत हो जाएगा। आप लोग समझ लिए चित्र से। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जिससे हार्मोन स्रावित होता है, तो उसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए निम्नलिखित में से कौन से अंगों से रिश्ते हैं या पाए जाते हैं, नाम लिखिए। कौन से अंग से कौन रिश्ता है, मतलब स्रावन होता है। चलिए देखते हैं। जैसे कुछ चीज़ें दिया गया है कि इंसुलिन जो है किससे स्राव होता है, मतलब बाहर आता है। तो पैंक्रियाज जो होता है इससे जो है इंसुलिन का क्या होता है, स्राव होता है। और दोस्तों पैंक्रियाज जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, डायबिटीज़ को जो है नॉर्मल बना के चीनी की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है। इसलिए पैंक्रियाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दूसरा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF फुल फॉर्म याद रखिए, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये कहाँ से स्रावित होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से होता है। हमने पढ़ाया भी था लॉन्ग क्वेश्चन मस्तिष्क वाला में। नेक्स्ट है बाइल। बाइल मतलब क्या होता है, पित्त। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त जो है लीवर से स्रावित होता है। और ये तो बनता कहाँ है, समझ लीजिए लीवर में, और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। चौथा है आंसू। टीयर कहाँ से स्रावित होता है, तो लैक्रिमल ग्लैंड से स्रावित होता है। टीयर मतलब आंसू, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मूत्र कहाँ से बनता है या निकलता है, तो किडनी से, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया वगैरह को यही छानने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टोरेन। देखिए टेस्टोरेन यहाँ पे आप लोग को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये वाला देख सकते हैं, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका जो है ये ब्रिस्न, मतलब जो टेस्टिस होता है ब्रिस्न जो है वहाँ से निकलता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन। आप लोग को कमेंट करके बताना है टेस्टोस्टेरोन जो है, टेस्टोस्टेरोन जो है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये कौन सा हार्मोन है, या स्त्री हार्मोन है या पुरुष हार्मोन है, कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो चीज़ों को समझ जाइएगा यहाँ से देखकर। सातवां है ईस्ट्रोजन। ये भी बताइए ईस्ट्रोजन के कौन सा हार्मोन है, किस में पाया जाता है, स्त्री में या पुरुष में। ईस्ट्रोजन जो है ओवरी से अंडाशय से निकलता है। आठवां है हाइड्रोलिक एसिड। HCl जो है कहाँ से निकलता है या स्रावित होता है, तो आमाशय से, पेट से। यह क्या करता है, तो यह एसिड को क्या करता है, कम करता है, pH मान को कंट्रोल करता है। और ये खाना को क्या करता है, ज़्यादा एसिड होने पर यह स्रावित होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद 9वां है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइलिन। देखिए हाइलिन जो है यह क्या है, एक संयोजी ऊतक से ये निकलता है। हाइलिन से क्या निकलता, संयोजी ऊतक कहाँ से, हाइलिन से निकलता है, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 10वां है सीबम। सीबम जो है सेबेकियस ग्लैंड जो होता है वहाँ से निकलने का ये काम करता है। कौन, सीबम से क्या निकलता है, ये सेबेक्सियस निकलता है। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमने इतना कराया, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसको यहाँ पे द एंड करते हैं। बाद बाकी कल से फिर हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे। बाकी हम इतना ही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन किए हैं, लगभग आपको 50 क्वेश्चन यहाँ से बन गया होगा। तो जो लोग ध्यान से देखेंगे उसको बहुत सारा जानकारी मिला होगा। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।